तो सीधे डायरेक्ट इलेक्शन की बात करना भाई। आश्रम के आर्थिक मामले भोपा जी देखते हैं। 5 करोड़ पर सीट। एक्चुअली मैं अभिनय जाने अनजाने में बचपन से करता था। कि रंग दे बसंती करके एक फिल्म बन रही है और उसका ऑडिशन चल रहे हैं, तो फिर मैं जब ऑडिशन दे के आया तो लकीली मेरा हो गया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भोपा स्वामी। आज के जमाने में राजा नहीं, हमारी चलती है हमारी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप। कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ पे, जो लोकल जो टैलेंट है, आर्टिस्ट है, उनको वहीं रह के अपना काम करने मिलेगा। उनको यूपी से बॉम्बे नहीं आना पड़ेगा फिल्म बनाने के लिए। एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आए कोई। नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव हाजिर हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक खास शख्सियत से यहाँ बात करने वाले हैं। जी मैं बताने, हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी जिन्होंने आश्रम मूवी में बहुत ही जो एक वेब सीरीज आई है जिसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, अपनी कलाकारी से सबका मन मोह लिया है। जी हाँ, हम अभी इन्वाइट करने वाले हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ नए मुद्दों पर बातचीत करेंगे, बॉलीवुड से संबंधित बहुत सी चीजों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि बॉलीवुड में एक्टिंग में उनका सफर कैसा रहा उनका स्ट्रगल, क्या कुछ उन्हें करना पड़ा और आज वो जिस मुकाम पर हैं उसके लिए उन्होंने क्या कुछ किया। तो हम बात करते हैं आज मशहूर अभिनेता चंदन रॉय सान्याल जी से। क्या आप बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे या कोई ऐसा मोड़ आया आपके जीवन में जब आपको लगा कि नहीं, मुझे अब बॉलीवुड में जाना है या इस फील्ड को चूज करना है? एक्चुअली मैं अभिनय जाने अनजाने में बचपन से करता था, लेकिन क्या करता था, जैसे दुर्गा पूजा में नाटक वगैरह होती है, दुर्गा पूजा के पंडाल में दिल्ली में हमारे जब वहाँ पे पूजा होती थी तो वहाँ पे मैं थोड़ा थिएटर करता था स्कूल में। लेकिन वो बहुत ही गंदी एक्टिंग करता था, मतलब वो जिसमें मतलब आप रिहर्सल करते हैं, वो आपके सब जो अंकल आंटीज होते हैं और रोल बढ़ जाते हैं आप, तो मजेदार होता है। वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। तो मैं उस तरह का नाटक करता था। बंगाली परिवार से हूँ, तो हम लोग दुर्गा पूजा की तैयारी हम लोग 4 महीने पहले शुरू कर देते थे। तो उसके नाटक के रिहर्सल होते थे, शाम को अच्छा नाश्ता मिलता था पूजा समिति की तरफ से। तो स्कूल में मैंने थोड़ा बहुत नाटक किया। 15 मिनट 20 मिनट के छोटे छोटे नाटक होते हैं जो आप हाउस फंक्शन में करते हैं, जहाँ पे आप स्केच पेन से मूंछ लगा के बड़े बन जाते हैं, या यू नो दैट काइंड ऑफ थिएटर। हाँ, वो थिएटर काइंड ऑफ। जी हाँ, जो मतलब हम स्कूल में बचपन में जो मैं वो सब करता था। काफी मुझे वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता था स्कूल में कि यार तू अच्छा हंसा लेता है, अच्छी एक्टिंग करता है। लेकिन कभी बहुत मुश्किल से कभी कोई बंगाली परिवार का, कोई मेरे ख्याल से दिल्ली से कोई बंगाली परिवार का लड़का बहुत मुश्किल ही सोच पाएगा कि नहीं मैं अगर अच्छी एक्टिंग करता हूँ तो चलो मैं चलता हूँ बम्बई और मैं वहाँ पे फिल्मों में किस्मत आजमाऊंगा। जी मेरा भी वैसा ही था। मैं बचपन से मैंने कोई सोचा नहीं था मैं एक्टिंग करूंगा। जी वो ऐसे हुआ कि मैं जब कॉलेज पहुंचा, मैं मैथ्स कॉमर्स कर रहा था जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में। तो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में नाटकों का बड़ा ही बहुत गर्मा गर्मी से नाटक होता है। वहाँ पे बहुत अच्छा नाटक होता है। हाँ बिल्कुल, एक एनएसडी के आसपास का जो सारा एरिया है वो पूरा थिएटर ग्रुप है और वहाँ बहुत सारे लोग थिएटर है ना, जब सारा वहाँ रिहर्सल्स वगैरह चलती रहती हैं। हाँ बिल्कुल। तो कॉलेजेस में हमारे दिल्ली में हर कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी होता है। तो मैंने वहाँ पे जब ज्वाइन किया और उसके थ्रू धीरे धीरे मैं उन गलियों में घुसता चला गया। और वो गलियां ऐसी गलियां हैं जहाँ पे आप निकल नहीं सकते अगर आप एक बार चले गए। वो एक थिएटर का एक नशा होता है। वो मैं पहली बार आप होता है कि आप देखने गए कि क्या होता है नाटक, अच्छा आप देख रहे हैं रिहर्सल, लगता है मैं भी करूँ। फिर आप और बड़े बड़े नाटक देखते हैं और वो करते कराते मैं उन गलियों में मैं घुस गया। वहां से मेरा वो जो है मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार ये जो एक्टिंग में स्कूल कॉलेज या दुर्गा पूजा में करता था, ये वो एक्टिंग नहीं है, वो मजाक है जी। ये जो है ये बहुत ही एक सीरियस कला है, एक आर्ट फॉर्म है जो मुझे सीखना है। और मैंने इसलिए सीखना शुरू नहीं किया था कि मुझे फिल्मों में आके हीरो बनना है या मैं फिल्मों में काम करना है। मुझे वो बस वो थिएटर की दुनिया जो है जी, वो अभिनय की दुनिया मुझे बहुत भाग गई। तब मैंने वहां से करना शुरू किया। तो आपका जो बॉलीवुड का सफर है वो सबसे मतलब अच्छी चीज है कि रंग दे बसंती जैसी मूवी से आपने शायद डेब्यू किया है और आमिर खान के साथ आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, जो अपने आप में एक काबिले तारीफ है और उसमें भी अच्छा है आपका, जो भी मैंने देखी है। तो ऐसे में आपने शुरुआत बॉलीवुड से की या उससे पहले आप बंगाली थिएटर में पहले काम करते या बंगाली सिनेमा में आप काम करते रहे थे?
एक्चुअली मैं बंगला थिएटर नहीं किया, मैंने हिंदी थिएटर किया था जी। मैं जब दिल्ली में पढ़ रहा था मैथमेटिक्स, उस जमाने में मैं भोपाल गया था जी। वहाँ पे एक थिएटर कंपनी है नया थिएटर करके, जो हबीब तनवीर करके जो मेरे गुरु भी रहे हैं, बहुत ही मशहूर थिएटर डायरेक्टर थे वो। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और वो करके जब मैंने 3 साल उनके साथ काम किया, फिर मैंने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की, फिर मैं बॉम्बे आ गया। मैं बॉम्बे आके थोड़ा नाटकों में काम करूंगा, देखता हूँ क्या होता है जी। तो मैं बहुत ही यंग था तब मैं बॉम्बे आ गया था, और आके यहाँ पे नाटक करते करते पता चला कि एक दिन की रंग दे बसंती करके एक फिल्म बन रही है और उसका ऑडिशन चल रहे हैं। तो फिर मैं जब ऑडिशन दे के आया तो लकीली मेरा हो गया। वहाँ से फिर वो 2004 की बात है जी। 2004 की बात है जब मैं बॉम्बे आया था, और उस टाइम मैंने वो ऑडिशन दिया, मेरा हो गया। तो वो मेरे लिए एक्चुअली फिल्म एक फिल्म स्कूल की तरह था। मैं रोज मेरा ऐसा कुछ, मुझे ना इतना फिल्म एक्टिंग आती थी ना कुछ, मैं नया था जी। लेकिन मुझे रोज सेट पे जाके आमिर खान, वहीदा रहमान, अतुल कुलकर्णी, एम.के. रैना जी और राकेश ओम प्रकाश मेहरा, विनोद प्रधान कैमरा कर रहे हैं, तो वो फिल्म की जो दुनिया है वो पहली बार मैंने उस सेट पे देखी थी। तो कैसा लगा आपने, मतलब आपने जब ज्वाइन किया तो स्ट्रगल काफी रहा होगा क्योंकि हर किसी का ही रहता है, तो उस टाइम पे कई बार ऐसा लगा कि यार मैंने गलत चुन लिया, या हर बार आपको ऐसा लगा कि नहीं मैंने बिल्कुल सही फील्ड को चूज किया है? ये बहुत आपने एक दुखदाई सवाल किया है लेकिन वो हमेशा एक्चुअली हर आदमी को कई बार वो कमजोर पड़ जाता है, इंसान हूँ मैं भी। जी जी। तो मैं जब आया था तो मैं आया था बॉम्बे 2003-04 की बात है जी। और उस जमाने में मेरे पास मतलब मोबाइल फोन और इंटरनेट ये सब तो कुछ था नहीं। तो नोकिया का छोटा सा फोन था मेरे पास और हम लोग लैंडलाइन से फोन करते थे और मैं डायरी में नंबर लिख के रखता था और वो डायरी में नंबर लिख के वो कॉल सेंटर में जाके पीसीओ में 1 रुपए डाल के और वो हाथ में कॉइन लेके और फोन कट जा रहा है, उस दौरान आपको दूसरा कॉइन फोन दे तो फिर आप सामने ऑफिस में फोन करते थे, वहां से गालियां पड़ती थी। ऑफिस फिल्म में ऑफिस में फोन करो तो अरे यार तुम रोज फोन मत किया करो यार, बोल देना 2 महीने बाद मिलेगा, बाद में 2 महीने बाद फोन करो। तो सानियाल जी आज ये जो चीजें आपको बहुत फनी लग रही है, शायद उस टाइम पर आपको बहुत परेशान भी करती होंगी, जैसे कि शुरुआत में ही क्वेश्चन था। जब आप उस कड़ी को पार कर लेते हैं, जब आप उस पड़ाव को पार कर लेते हैं, तो शायद वो चीजें आज आपको मुस्कुराहट दे रही हैं क्योंकि आपने उन्हीं चीजों को पार करके ही आज ये मुकाम हासिल किया है। अगर उस वक्त टूट गए होते तो शायद आज उस मुकाम पर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा भी है हमारे दर्शकों के लिए कि जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, हम ये कह सकते हैं। जी जी जी। तो आपका जो ये सही कहा आपने। जी जी जी। तो सानियाल जी जो अभी हम वापस आ जाते हैं क्योंकि आपकी अभी एक सीरीज आई है, तो सबसे पहली तो चीज यहाँ है कि अभी तक आपने बड़े पर्दे पर ज्यादा काम किया है। अगर हम बात करें जब हैरी मेट सेजल की अच्छी मूवी थी, उसके बाद हम बात करें डी डे की, रंग दे बसंती, सारी अच्छी मूवीज हैं और सभी बड़े पर्दे की मूवीज हैं। लेकिन अभी आश्रम से कहीं ना कहीं आप ओटीटी और इस प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं, तो इस पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा फ्यूचर में इसका फायदा हो सकता है या आगे जाकर कितना अच्छा प्रदर्शन रह सकता है इससे? अक्षय सच बताऊं ना आपको मैं ये मुझे लग रहा है कि मैं फिर से कुछ नया शुरू कर रहा हूँ लाइफ में। जी। मैं कमीने मेरी फिल्म आई थी, मतलब रंग दे बसंती, खैर मैं अपनी पहली फिल्म कमीने को इसलिए मानता हूँ क्योंकि उसमें मेरी शुरुआत हुई थी। रंग दे बसंती में मुझे कुछ पता ही नहीं था ना, मुझे अभिनय ठीक से आता था, मैं बस जाता था। मतलब आप यूँ कहना चाहेंगे कि आपने खुद को पहचाना था कमीने से, आप यूँ कह सकते? हाँ, कमीने में मुझे सीरियसली प्रॉपर एक रेस्पॉन्सिबल रोल मिला और मैंने उसमें करा और लोगों को बड़ा पसंद आया। मेरे को एक गाने पे मैं नाचा जिसमें पूरी दुनिया झूम उठी जी। और फिर कमीने के बाद मैंने फिल्में करता गया। मैंने जैसे आप जिन फिल्मों का नाम ले रही हैं, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े निर्देशकों के साथ फिल्म किया जी। लेकिन ओटीटी या डिजिटल से मुझे क्या हुआ है, पहली बार इस साल जो पहला ये आश्रम है, उससे पहले मेरी एक सीरीज आई थी काली करके जो ZEE5 की सबसे हिट शो है वो, और अभी आश्रम हो गया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं फिर से ना मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ जी। तो मैंने ऑल डिलीट कर दिया अपना लाइफ। ओके। अब मैंने सब
हटा के मुझे लग रहा कि नया एक नई स्फूर्ति मुझे मिल रही है कि अभी मेरे पास इंटरनेट भी है। हाँ। ना मैं किसी को फोन करूंगा तो मुझे कोई गाली नहीं देगा। मैं अपना इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, लोग मेरे को देखने तैयार हैं, मेरी बात सुनने को तैयार हैं। जी। तो मैंने सोचा कि मैं वो सब भुला के ये नया एक चैप्टर मैं शुरू करना चाहता हूँ। मतलब आपने खुद से दोबारा से इंस्टॉल कर दिया है, हम यूँ कह सकते हैं क्या? हाँ, एक आपने बहुत अच्छा ये बोला, मैंने अपने आप को रीइंस्टॉल करके रीबूट किया है मैंने अपने आप को। ये अब मैंने सोचा कि अब मैं, क्योंकि मैं ना एक्चुअली मेरा क्या है, मैंने लाइफ में कभी कोई प्लान नहीं बनाया जी। मैं बॉम्बे आ गया, नाटक करता करता लुढ़कते लुढ़कते मैं रंदे बसंती पहुंच गया, फिर लुढ़कते कमीने आ गया, कमीने हिट हुई लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर मैं नाटक कर रहा था, फिर मैं जैसी फिल्में आती गई, मेरे पास ना मैनेजर था ना मेरे पास कोई पब्लिसिस्ट था, मैं नाटक का था। और मैं जैसी फिल्में मिलती गई ना मैंने आज तक कभी किसी से काम मांगा, बाकायदा मुझे अपने आप लोगों ने बुला के काम दिया। तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छी चीज हुई। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं सोच रहा था इस लॉकडाउन में कि अब मैं अपनी लाइफ को एक दिशा देना चाहूंगा। लॉकडाउन से आपने बहुत सही याद दिलाया। कोरोना काल चल रहा है सान्याल जी, और अभी बहुत ही मतलब क्या कहें कि अभी भी चीजें नॉर्मल होती नहीं दिख रही है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी आपका लॉकडाउन कैसा बीता उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या कुछ आपने नया किया? क्योंकि कई सारे एक्टर्स ने जैसे अलग अलग तरीके से वीडियोस डाले, किसी ने कुछ शुरू किया, तो आपने क्या कुछ नया अपने अंदर खोजा? क्योंकि लगातार सरकार यही कह रही थी कि इस वक्त आप अपनी और क्रिएटिविटी को ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे में आपने क्या कुछ रहा, आपका कैसा रहा, और बॉलीवुड के लिए ओवरऑल कैसा रहा, ये आप बताइए। देखिए बॉलीवुड, पहले बॉलीवुड का बोल देता हूँ। जैसे बॉलीवुड भी लॉकडाउन में, जब हम लॉकडाउन में घुसे थे मार्च में जी, तब मेरे ख्याल से दुनिया एकदम अलग थी जी। और आज सितंबर खत्म होने को आया है और अभी साल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे बॉलीवुड में क्या काम काज सब बंद हो गया है, क्योंकि शूटिंग पे तो आपको जाना पड़ेगा और वो अलाउड सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं हो पा रहा है काम। क्रू जहाँ इतना है वो छोटा करके किसी तरह अभी काम कर रहे, तो काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं जी। जो फिल्म इंडस्ट्री के सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, मतलब जो जैसे जूनियर आर्टिस्ट है जी, जो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी मैं भी ऐसे छोटे छोटे रोल करता था फिल्मों में, मुझे 600 रुपए 700 रुपए दिन के मिल जाते थे जी। तो मुझे पता है कि अगर वो दिन के 600 रुपए मुझे अगर 500 रुपए उस जमाने में नहीं मिलते तो मैं खा नहीं पाता, या मैं अगले हफ्ते में निकालना मुश्किल हो जाता मेरा जी। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग, आज मैं थोड़ा चलिए प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास घर है, मैं आज अपने कंप्यूटर पे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा खाना बना हुआ है, सारी ऐशो आराम की चीजें मेरे को भगवान ने दे दी है जी। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये हम लोग बड़े एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, स्पेशली हमारे फिल्म वाले, लाइट बॉयज, मेकअप आर्टिस्ट, मेरे साथ जो काम करते हैं वो फोन करते रहते हैं कि सर अगला काम शुरू कब हो रहा है, जल्दी बताइए बताइए बताइए। मतलब भागदौड़ की जिंदगी से कहीं जिंदगी एकदम से थमी, तो उसका इफेक्ट आप अच्छा मान रहे हैं कहीं ना कहीं? या आई थिंक इट्स वेरी, वो एक्चुअली हम सबको थोड़ा सांस लेने की जरूरत थी जी। हम लोग भाग रहे थे बस। अभी जाइए ना, जैसे अभी आप किसी शॉपिंग मॉल में, मैं उस दिन जा रहा था कहीं जी, तो मैंने देखा शॉपिंग मॉल में फिर से लोग ना उमड़ के शॉपिंग कर रहे हैं जी। तो मुझे लगा लॉकडाउन में ये चीज सीखने मिली कि आपकी जरूरत से ज्यादा हम लोग चीजें भर रहे हैं अपने लाइफ में, सामान, जो मिनिमलिज्म जो चीज है, एक बहुत अच्छी इस पे डॉक्यूमेंट्री भी है मिनिमलिज्म में, और एक जापानीज फिलोसोफर है माई कोंडो, या उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो बताती है कि कैसे आप अपनी चीजें बहुत कम रख के भी जी सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जरूरी था, क्योंकि हम लोग ना खाते ही जा रहे थे, मतलब ईंधन, सिविलाइजेशन, मॉडर्निज्म, तो मेट्रो सिटीज की तरफ, या मेट्रो, हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा मेट्रो हो गया था, मतलब हम इस तरीके के कह सकते हैं कि जिससे हम एक्चुअली रियलिटी क्या है, या इंडिया की हम संस्कृति के बारे में भी हम यहाँ बात कर सकते हैं कि वो हम उस चीजों को भूलते हुए सिर्फ आगे दौड़ में थे, हम सिर्फ भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने अगर थोड़ा सा डराया है, तो कहीं ना कहीं उस लाइफस्टाइल में वापस भी भेजा है जो एक्चुअली हमारी हुआ करती थी, हमारे पूर्वजों की या हमारे पुराने समय में जैसी रहा करती थी। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, आप नेगेटिव नहीं लेना चाहते? बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है।
लोगों के अंदर एक जीना जीने का सलीका आएगा। मतलब आप सोचिए कि नहीं, एक बहुत छोटी सी चीज है जी, मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने थूक दिया जी, ये बहुत ही आम बात है हमारे देश में कि आप बिल्कुल ऑटो में बिल्कुल जा आम रहे हैं बात है, और बिल्कुल। आपने पान खाया और थूक दिया। आप बड़ी जोर से गाड़ी चला रहे हैं और दो आदमी सड़क पे जा रहे हैं और पानी भरा हुआ है, आपने उनकी चिंता नहीं की, आप पानी उड़ाते हुए चले गए, बिल्कुल। वो उन पे पानी उड़ा दिया आपने। ये जो चीजें है ना, जो सेल्फिशनेस जो चीजें हैं और थूक देना और मेरे को वो वाली चीज है ना, अरे मेरे को कुछ नहीं होगा यार, यही तो। अगर मैं किसी को जब बोलता हूँ गाड़ी की शीशा नीचे, अरे यार क्यों थूक रहे हो यार, साफ सफाई रखो, इससे बीमारियां फैलती हैं। तुम अपनी अगर तुमको कुछ है तो तुम, वही तो हो रहा है ना, आप कोरोना मुझसे आपको हो रहा है क्योंकि मैं आपके पास जाता हूँ, तो आपके मुंह पे खांस दिया या छींक दिया या थूक दिया, उसी से तो हो रहा है। ये सब चीजें एटलीस्ट लोग थोड़ा हम श्योर भी समझे होंगे कि भाई ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ऐसे और बीमारियां आ सकती हैं, और दुनिया फिर ऐसे हम लोग घर पे ही बंद रह जाएंगे अगर हम लोगों ने अपने आप को सुधारा नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ कह सकते हैं कि हमने नेचर के साथ जितना खिलवाड़ किया है, नेचर का कॉल है कि बॉस सुधर जाओ, नहीं तो बड़े बड़े डंडे पड़ेंगे। और बिल्कुल आई थिंक नेचर ने बता दिया है आप हम लोग को कि आप कितनी भी फैक्ट्रीज बना लो, आप कितने भी बड़े बड़े ट्रेन बना लो, पुल बना लो, लेकिन उससे बड़ा कुछ नहीं है। उसमें एक लाठी घुमाई और सब घर पे बैठ गए। तो एक अहम सवाल सान्याल जी मैं पूछना चाहूंगी कि क्योंकि अभी खबरें तेज है, यूपी में फिल्म सिटी बनने की जो है कवायद तेज हो गई है। यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर योगी सरकार ने पूरा प्रपोजल तैयार कर दिया है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है इसको लेकर? कहीं ये बॉलीवुड का बंटवारा तो नहीं हो सकता है इससे, या आप चाहते हैं कि मतलब आप इस चीज से सहमत है कि फिल्म सिटी बननी चाहिए? इससे कितना फायदा होगा? बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में, मैंने काफी फिल्में शूट की हैं, मैं जाते रहता हूँ वहाँ पे, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जगह जगह शूट किया मैंने। बहुत खूबसूरत स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, 22 करोड़ का पॉपुलेशन है वहाँ पे। मतलब उससे मतलब बड़े बड़े देशों का उतना पॉपुलेशन नहीं होता उत्तर प्रदेश का, इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो जी। तो व्हाई नॉट, और वहाँ पे इतनी फिल्में शूट होती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप। कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ पे, जो लोकल जो टैलेंट है, आर्टिस्ट है, उनको वहीं रह के अपना काम करने मिलेगा। उनको यूपी से बॉम्बे नहीं आना पड़ेगा फिल्म बनाने के लिए। अभी आपके पास इंटरनेट है, आप कानपुर में हो, इलाहाबाद में हो, दिल्ली में हो, पटना में हो, आप वहीं पे अपने कैमरा और अपने एक्टर्स लोकल के साथ फिल्म बना के या शो बना के आप सीधा यूट्यूब पे डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बॉम्बे या मद्रास या चेन्नई या कलकत्ता। आई थिंक इट्स ग्रेट थिंग। हर हैदराबाद में है, वैसे यूपी में भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हर स्टेट में होना चाहिए। मतलब आप इस चीज को बंटवारे की तरह नहीं मानते, इस चीज को आप मिलकर एक ग्रोथ की तरह मानते हैं कि अगर इंडिया पूरा ग्रोथ करेगा, अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो मतलब लोगों को जो अगर यूपी या फिर हम बंगाल या बिहार की भी हम बात कर सकते हैं, तो वो यूपी उनके लिए ज्यादा नजदीक होगा इन कंपैरिजन टू मुंबई मूव कर। और वो भी है, और जैसे कलकत्ता में एक फिल्म मेकिंग कल्चर रहा है, बिल्कुल शुरुआत ही वहीं से हुई है, इस बारे में हम सब जानते हैं जी। वहाँ पे स्टूडियो वगैरह है, वहाँ पे लोग, एक फिल्म मेकिंग कल्चर है, एक अपना इंडस्ट्री छोटा है कंपेयर टू हिंदी फिल्म इन बॉम्बे, लेकिन एक है। तेलुगु फिल्म्स में है, आपके तमिल फिल्म्स हैं, मलयालम फिल्म्स हैं, प्रॉपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। तो यूपी में भी होगा एक, वहाँ की अपनी हिंदी भाषी फिल्म में सिर्फ हिंदी की, वहाँ के जो लोकल डायलेक्ट पे फिल्में बने, वहाँ पे स्टूडियो बनेगा, तो वहाँ पे भी एक अपना पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है जी। तो ये जो पंजाब में भी होना चाहिए, हिमाचल में भी होना चाहिए, गुजरात में भी होना चाहिए, मतलब हर जगह एक फिल्म सिटी हो तो सही रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं जिनके लिए पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी की फैमिलीज भी उतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं और कहीं ना कहीं जाना भी मुश्किल होता है, नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोगों की सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर हर स्टेट में होता है तो आप ये मानते हैं कि ये फायदा होगा उन कलाकारों के लिए जो अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसके बाद एक और आसपास के लोगों को मौका मिलेगा वहाँ पे जो रहने वाले हैं। अब नए कलाकारों की और कुछ ऐसे कलाकारों की बात हुई है, तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेती हूँ सान्याल जी, कि जो नए कलाकार हैं उनके लिए सीरियल्स या वेब सीरीज या मूवीज में काम मिलना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या कुछ उनको करना चाहिए
थोड़ा सा आप अपना गाइडलाइंस अगर देंगे तो। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले आप काम पाने से पहले, मतलब वो तो ठीक है, सबको काम चाहिए जी, आप अपने आप को, मुझे लगता है सबको अपने आप को बहुत तैयार करना चाहिए कि आप अगर आप जितनी तैयारी करेंगे आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे, करेक्ट, एग्जाम में, परीक्षा में जी, और उतने आपको अच्छा रैंक मिलेगा तो आपको उतनी अच्छी पोजीशन में आप IAS ऑफिसर होंगे या जो भी है IIT में। मुझे लगता है तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि कैसे मैं वहां पहुंच जाऊं, वो बनना है या मुझे ये बनना है, लेकिन ये वो बनने वहां मत देखना है, पहले मुझे नीचे देखना है और मुझे अपनी तैयारी पहले करनी। लोग तैयारी नहीं करते। आप जैसे डॉक्टर बनते हैं और एक डॉक्टर बनने के लिए 12 साल चाहिए होता है। बिल्कुल। आप पहले मेडिसिन करेंगे, फिर स्पेशलाइज करेंगे, 4 साल 4.5 साल वो पढ़ाई की, फिर आप स्पेशलाइज किए, फिर आप जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर बने, फिर करते करते आप जब बनते हैं तो आपके अब 34-35 साल के हो जाते हैं, जब आप शायद पहली सर्जरी कर रहे हैं, जो भी है मुझे इतना पता नहीं है, बट कह रहा हूँ कि एक कितने साल सीखना पड़ता है। एक आप बड़ा पुल बना रहे हैं या बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं, आप एकदम से तो नहीं बना सकते। बिल्कुल। अभिनय भी वैसी चीज है, उसके लिए आपको कम से कम 8-10 साल लग के, जब आप सीखोगे ज्यादा तभी तो ऑडियंस जो है आपका एंजॉय करेगी परफॉर्मेंस, है ना। मतलब आप इतनी बारीकी से काम को सीख लेंगे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब आपका यही कहना है कि हर किसी काम को, हर प्रोफेशन की हमें उसी तरह से वैल्यू रखनी चाहिए, उसी तरह से उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बारीकी से जाकर उसको उतना ही इम्पोर्टेंस देकर चीजों को सीखना चाहिए। मतलब कलाकारी भी कोई इतनी आम बात नहीं है कि आप अगर उसको आप हल्के में ऐसे ही लेते हुए सिर्फ जाकर कर सकते हैं कि आपने जाकर। आप अगर इतना सा पैमाना लेके आएंगे जी, लेकिन बनना आपको यहाँ है जी, तो कैसे बनोगे? आपको तो ये 2 साल में खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा जी। अगर मैं सिर्फ अपना एग्जांपल ऐसे नहीं देना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या कुछ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो जर्नी, मेरी आपने जो सवाल पूछा, मेरा ऐसा था कि मैं कॉन्स्टेंटली सीखता गया बस। बिल्कुल। आज अगर लोग आश्रम देखते हैं, बोले यार तुमने क्या बारीकी वाली एक्टिंग की है, या तो वो एक दिन में नहीं होता, वो मैं 8 साल पहले नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं सीखते सीखते, लोगों को देखते, बड़े बड़े डायरेक्टर कैसे काम करते हैं, फिल्में देख के, लिटरेचर पढ़ के, पढ़ाई करके, धीरे धीरे मैं वहाँ उस इक्विलिब्रियम में पहुंचा हूँ जहाँ पे शांत प्रकृति अभिनय जिसको मैं कहता हूँ। हाँ, इसीलिए ही मैंने आपसे वो प्रश्न किया था कि वाकई में आपने इतना लंबा समय दिया है, बंगाल टू मुंबई की आपकी जर्नी है, जिसमें आपने बताया कि आपने दिल्ली में भी थिएटर किया, और थिएटर के साथ तो हम सभी जानते हैं कि जितने बड़े बड़े, अगर हम कलाकारों की बात करें, नसीरुद्दीन शाह जी हैं या मनोज बाजपेयी जी हैं, ये जितने भी बड़े बड़े उम्दा कलाकार हैं, ये सभी थिएटर से कहीं ना कहीं निकले हैं। तो थिएटर का तो बहुत अच्छा योगदान होता है एक्टिंग को अच्छे से निखारने के लिए। तो बाकी और क्या उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहे, और आश्रम के शूटिंग के समय आपका कैसा कुछ माहौल रहा, बॉबी देओल जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या बड़े बड़े और कलाकारों के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया है, उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। तो मैं अयोध्या में था 2-3 महीने, बॉबी, उनके साथ वहीं मुलाकात हुई मेरी बॉबी सर से जी। और उनकी फिल्में मैंने तो ऑब्वियसली देखी हुई हैं। जब मैं स्कूल में था, उसके बाद कॉलेज गया, तो उनकी फिल्में तो देखी गई मैं सारी। और उनके पिताजी भी, धर्म जी, मेरे पिताजी उनके बड़े बड़े फैन हैं धर्म जी के। उनका अलग जनरेशन था एक जी। तो एक ऑलमोस्ट लाइक एक फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड, जिसको वाले जैसे राज कपूर है घर में, सब बच्चन, तो बड़े बड़े फिल्म फैमिलीज हैं। तो उनके साथ बड़ा मजेदार था। वो काफी हम्बल किस्म के इंसान हैं। और अगर आपने आश्रम देखी है, अगर दर्शकों ने देखी है आपके, तो उसमें जैसे काफी कमेंट्स ऐसे आए कि हम दोनों, जो मेरा कैरेक्टर है भोपा, उनका है मोंटी, हम लोग, एक रिव्यू आया था कहीं कि हम लोग 2 शरीर बट एक आत्मा दिखते हैं उसमें। बिल्कुल, आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी दिखी है, और यही एक बड़ी चीज है जिसकी वजह से आश्रम को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और आपकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ उसको लेकर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। जैसे सीन है उसका कि डर कर वो आकर बालकनी पर खड़े हो जाते हैं, तब आप उसको समझाते हैं, उनको बॉबी जी का है, काफी वो डरे हुए हैं, तो जिस तरह से आपने उनको संभाला है या समझाया है, वो कहीं भी एक्टिंग नहीं लग रही है, वो एक ऐसी केमिस्ट्री है जैसे कि आप बहुत मतलब
एक एक्टिंग नहीं है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उसके लिए, हम ये कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, बस वही एक वो एक शैली है अभिनय की, वो एक शैली है जो मैं पद्धति है जो मैं फॉलो करता हूँ जी। यहाँ पे टू एक्ट इज नॉट टू एक्ट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक सीन हो रहा है और अभी मैं यही चीज अगर मुझे यहाँ पे कैमरा ऑन कर दिया तो कैसे मैं इस चीज को वहां कर पाऊँ, दैट्स थिंग। और वो कहाँ से आता है, जब आप जैसे अगर बॉबी जी हैं, जैसे आप जहाँ हैं, बॉबी जी वो रोल कर रहे हैं तो उनके साथ एक्चुअली हम काफी बैठा, मतलब सिर्फ सेट पे नहीं, हम लोग रीडिंग्स की, हम लोगों ने सेट पे खूब सारी बातें की, सिर्फ फिल्म इस काम के बारे में नहीं, लाइफ की बातें, उनकी पुराने फिल्मों की बातें, उनके बच्चों के बारे की बातें, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो क्या खाते हैं, मैं क्या खाता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सारी जिंदगी की चीजें हम लोगों ने शेयर की। और तब जाके जब वो झा साहब ने जब बोला एक्शन, तो उस सब का निचोड़ वो आपको वो देखने को मिला। तो वो बड़ा अच्छा हुआ कि हम लोगों को इतना समय वक्त मिला। जनरली इतना वक्त मिलता नहीं है फिल्मों में, अगर फिल्म होती है तो फिल्मों का प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि ये शो था और 9 घंटे का एक शो है, मतलब फिल्म में तो 1.5 घंटे की होती है, उससे 6 गुना ज्यादा समय आपको मिला साथ में बिताने का, तो इसलिए काम और ज्यादा अच्छा हुआ। तो आप जो ये अब धीरे धीरे इंडिया में जो ये सीरीज का प्रचलन आ रहा है, कहीं ना कहीं पहले उतना ज्यादा सीरीज नहीं पसंद की जाती थी क्योंकि सभी को मूवीज जाकर ही देखना पसंद था, लेकिन अभी कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में सीरीज का एकदम से प्रचलन हुआ है, ट्रेंड आया है। लोग ज्यादातर अब, क्योंकि समय बचता है कहीं ना कहीं, और स्पेशली किसी चीज के लिए आपको बाहर निकल के नहीं जाना पड़ता है, आप फोन पर कभी भी बैठकर सीरीज, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आगे इसका और कितना फ्यूचर है, या लोगों को और कितना ज्यादा पसंद आ सकता है, ये चीज और आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं हमारे देश में। शोज तो एक्चुअली बाहर विदेशों में शोज यही चीजें 6-7 साल पहले शुरू हो चुकी, 7-8 साल पहले, जब पहला सीजन गेम ऑफ थ्रोन्स का आया था, या ब्रेकिंग बैड करके एक शो है। हाँ। अभी आई थिंक ये लॉकडाउन की वजह से लोगों को ऑडियंस हम लोगों को बहुत मिल गई है, मतलब कि अभी सब लोग घर पे सब अपने घरों में बैठ के, अभी कुछ करने को नहीं है, फोन पे, टीवी पे, टैबलेट पे, और क्या अभी सब घर में फंसे हुए हैं। जनरली क्या होता है, आप सुबह सुबह पिताजी काम पे चले गए, मम्मी किचन में चले गए, आप कॉलेज चले गए, बेटा स्कूल चला गया, अभी चारों वहीं बैठे हुए हैं। अब चारों कितना एक दूसरे को झेलेंगे, सब अपना पर्सनल स्पेस लेके हेडफोन लगा के अपनी दुनिया में सब मस्त मगन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर टीवी चल रही है तो कहीं ना कहीं एक मतभेद, पापा कह रहे हैं कि न्यूज चैनल चलाना है, मम्मा कह रही है सीरियल चलाना है। मेरी मम्मी और पापा जब आते हैं तो मेरे पापा को तमिल फिल्में, डब वाली हिंदी फिल्में नहीं होती हैं, बिल्कुल, उनको वो देखने का शौक है। मम्मी को बंगला सीरियल देखना है। अभी वो अभी यही टाइम होता है 7-7:15 बजे, घमासान न्यूज रोज का है जी। अरे पिताजी तो मुझे कुछ देखने ही नहीं देते हैं, और ये कहाँ मैं फंस गई हूँ, किससे, वो हर रोज का है वो। और वो हर फैमिली, हर घर की कहानी है, घर रूट से निकलता है, एकदम रूट से। एक टीवी का प्रोग्राम वो रूट से शुरू होगा, पता नहीं कौन से पाप किए थे, तुमसे शादी हो गई, जी। वो सब चीजें इसकी वजह से बच गई हैं कि आप अपना हेडफोन लगाइए और अपना, आपको क्या आश्रम देखना है, किसी को कुछ देखना है, कोई को मैच देखना है, तो सब ये चीजें बड़ी ही आई थिंक एक नया ऑडियंस, आगे आने वाले जितना हम टेक्निकल होते चले जा रहे हैं उसके साथ ही ये अपना ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ज्यादा अच्छी होने वाली है, और इसका फ्यूचर भी ज्यादा अच्छा है। आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा, और चीजें आई थिंक ये और बेहतर होती चली जाएंगी। जी। तो एक लास्ट सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी, काफी समय दिया आपने हमें सान्याल जी, तो यही है कि आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और उन न्यू कमर्स को, जो, क्योंकि बॉलीवुड में हर कोई आना चाहता है, हर किसी का सपना, और इसकी कोई एज लिमिट भी नहीं है, किसी को बचपन में भी शौक है, और अगर किसी को बुढ़ापे में भी अगर रोल मिलता है तो तब भी वो बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहता है। तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां, जैसे कि आप बता ही चुके हैं पहले कि बिल्कुल हमें फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड तक के लिए मेहनत करनी चाहिए, सीधा लास्ट स्टेप पर छलांग नहीं मारनी चाहिए, तो ऐसे एक बिट बाय बिट, एक धीरे-धीरे तब सीढ़ी चढ़ के आप तीसरे माले पे पहुंचेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद रस्सी लगा के चढ़ना चाहते हैं,
बिल्कुल। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और हमारे उन न्यू कमर्स को जो इस फील्ड में, इस बॉलीवुड के क्षेत्र में अपना मतलब डेब्यू करना चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में? वही है, आई थिंक सबसे पहले आप, जैसे मैंने कहा कि लक्ष्य पे नजर रखना ठीक है, तैयारी कीजिए और धैर्य धरिए। धैर्य बहुत जरूरी, बिकॉज मुझे लगता है अभिनय जो है एक बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है। जी 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 जी। इसके लिए आप कितने किरदार करना, उसके लिए आपका दृष्टिकोण, आप कितने डीप, कितना गंभीरता में उसके घुसेंगे उस चरित्र की, उसके लिए आपको विजडम चाहिए। आई डोंट नो हिंदी में विजडम को कैसे बोलूंगा, बट बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। बुद्धिमत्ता, हाँ। उसको ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी जी, देखना पड़ेगा लोगों को, एक्टर का काम ही ऑब्जर्व करना जी, नोट लेना। तो आई थिंक पढ़ना जरूरी है। अच्छे अच्छे नाटक पढ़िए, अच्छी किताबें, कहानियां पढ़िए, नाटक देखिए, सुनिए, फिल्में देखिए अच्छी, उनका विश्लेषण कीजिए व्हाइल यू स्टार्ट एक्टिंग, और फिर धीरे धीरे आप अपने आप को आप खुद ही देखेंगे, खुद ही बनते जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सान्याल जी, आपने काफी अच्छा समय दिया हमें और हमारे दर्शकों को काफी मार्गदर्शन भी दिया, और साथ ही एक बार फिर आपको बधाई देना चाहूंगी आपकी सीरीज के लिए जो अभी आश्रम आई है, और आपने काफी अच्छी एक्टिंग उसमें की। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। InstaFeed.